गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम सीखने वाले हैं GSTR 3B फॉर्म। रिटर्न फाइल करते टाइम क्या क्या गलतियाँ हो सकती है वो हम यहाँ सीखेंगे और फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और मैं CA फॉर्म में GST की प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए अभी हम शुरू करते हैं बिना वक्त ख़राब किए। अब GSTR 3B में हमारा पैरा टेबल आता है 3.1। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन दोज कवर टेबल बाय 3.1.1। अब इस टेबल में आता है हमारा फर्स्ट आता है आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। अगर आपका कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज है जो अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है वो यहाँ पे रिपोर्ट होता है। फिर सेकेंड बी आता है आउटवर्ड सप्लाईज जीरो डेटेड। जीरो डेटेड मतलब एक्सपोर्ट जो आपने किया, एक्चुअल में इसका जीरो डेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स होना चाहिए। आप जो एक्सपोर्ट करते हो, जो R1 में आप एक्सपोर्ट में रिपोर्ट करते हो, जैसे कि हमने R1 में देखा था, वो यहाँ पे रिपोर्ट होता है, चाहे वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो। अगर टैक्स के साथ रहेंगे तो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, अगर टैक्स नहीं रहेंगे तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू आएगा। फिर सी आता है अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एग्जेम्प्टेड। अब ऐसा सप्लाई जो नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है जो हमने R1 में रिपोर्ट किया था वो हम यहाँ रिपोर्ट करें, वो यहाँ ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे GSTR 1 से। यहाँ पे जो 3.1 में A, B एंड C है वो सब ऑटोमेटिक R1 से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे। फिर D आता है हमारा आउटवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब ऐसा रिवर्स चार्ज जो ट्रांसपोर्ट हमें देता है, अब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये R1 से नहीं होता है, ये GSTR 2A से होता है। जो ट्रांसपोर्टर जो GSTR 1 में भरता है वो हमें यहाँ पे 2A के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। फिर ये आता है नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। अब नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज भी ये R1 से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाता है। यहाँ पे हर फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होके आएंगे R1 से और GSTR 2A से। अब इसमें एक पॉइंट नोट करना है कि जो ए वाला पॉइंट है आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें क्या होता है कि अगर कोई आप किसी को लाइबिलिटी RCM की दे रहे हो सामने वाले को, रिसिपेंट को, तो उसका भी टर्नओवर यहीं पे रिपोर्ट हो जाएगा। टैक्स नहीं आएगा लेकिन उसका टर्नओवर यहाँ रिपोर्ट होगा। एंड अभी हम यहाँ थोड़ा कुछ नोट्स देख लेते हैं। इन टेबल 3.1A आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, जीरो डेट सप्लाईज, it is auto populated from GSTR and also when your supplies are attracting reverse charge in the hands of recipient then the taxable value supply also auto populated in this table, there is no other table for this। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई ऐसा सप्लाईज दे रहे हो जो सामने वाले के हैंड्स में टैक्सेबल हो, जैसे RCM के केस में होता है कि आप रिवर्स चार्ज में यूज़ करो तो सामने वाले को एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर टैक्स भरना, तो आपका टर्नओवर यहाँ पे रिपोर्ट होगा उसका। इन टेबल 3.1B आउटवर्ड सप्लाई जीरो डेटेड, इट मीन्स एक्सपोर्ट सेल्स एंड SEZ सप्लाईज एंड इट्स ऑल्सो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 1। अब एक्सपोर्ट सेल्स मतलब सारा हो गया, SEZ भी एक तरीके से एक्सपोर्ट गिना जाता है आपका, जैसे कि SEZ विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब सेल करते हो वो। 3.1C में एग्जेम्पशन वाला आ जाता है हमारा, एग्जेम सेल्स और नील रेटेड वाला कैटेगरी का सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट होता है। और जो 3.1D का है ये 2B से ऑटो पॉपुलेट हो गया था। और इफ़ यू हैव एनी अदर पेमेंट इन रिवर्स देन यू में मैनुअली अल्टर द वैल्यूज़। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 100 रुपये RCM का दिख रहा है आपको टैक्स वैल्यू, और आपका करंट मंथ का RCM 500 रुपये था, यहाँ पे मैनुअली चेंज करके 500 रुपये कर दीजिए। अब इसमें एक पॉइंट खास ध्यान रखने की है, अगर आप कोई भी टेबल विल बी हाईलाइटेड रेड इफ़ यू डिक्रीज एनी वैल्यू इवन इन डेसिमल। सपोज यहाँ पे जैसे 38966669.70 है, अगर आप यहाँ पे इसको 0.69 भी करते हो तो भी ये टेबल रेड हो जाएगा। मतलब टैक्स में आप कुछ भी कम नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कम करोगे एक भी पॉइंट से तो यहाँ पे वो टेबल रेड हो जाएगा। फिर आता है हमारा आउटवर्ड 3.2 आउट ऑफ सेल्स मेड इन 3.1A एंड 3.1.1 आई डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड। अब इसमें आएगा एक हमारा जो आप B2CS में सेल करते हो अदर देन गुजरात, मतलब इंटर स्टेट सेल्स हो गया आपका, इंटर स्टेट नहीं, इंटर स्टेट सेल्स। अब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हो या जिसका GST नंबर कंपोजिशन में है, सपोज आप ऐसे किसी को सेल कर रहे हो जिसका GST नंबर कंपोजिशन डीलर में, तो यहाँ पे रिपोर्ट होता है। अब ये और जो UIN होल्डर्स है उनका रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। अब ये सब आपका फैच करेंगे GSTR 1 से ऑटोमेटिकली। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ये आ जाएगा आपका B2CS से।
देन ये दोनों आ जाएंगे आपका B2B में, जो GST नंबर जो एप्लीकेबल रहेगा, जो कंपोजिट का या यूआईएन होल्डर्स को ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाएगा. Any B2C interstate supplies which are filed in GSTR1 has been auto-populated in this table, and if the GSTN of the recipient are composite or UIN holders, then it will automatically report in this table from their GSTN status. जैसे कि मैंने आपको बताया कि GSTN के स्टेटस से कंपोजिशन डीलर्स का एंड यूआईएन होल्डर्स का ऑटोमेटिक यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा. अब इस टेबल में क्या पॉइंट अपने को नोट करना है वो हम देख लेते हैं. इफ़ B2C interstate supplies in this table having IGST वैल्यू, ये एक एग्जांपल है, हैविंग IGST वैल्यू इज़ 5000. सपोज यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 5000 है IGST में, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ IGST टेबल 3.1 बिलो ₹5000, देन इट विल रेस्ट्रिक्ट एंड अनेबल टू सेव. अब सपोज करो आपका IGST में यहाँ पे 5000 दिख रहा है जो अनरजिस्टर्ड पार्टी को अपने सेल किया है, और आपका सेल्स भी एक्चुअल में 5000 का था. वहाँ पे जो IGST में था वो अनरजिस्टर्ड पार्टी को अपने सेल किया था 5000 का. अब यहाँ पे अगर आप 3312 रुपये कर रहे हो तो यहाँ पे सेव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे दिखाया R1 में B2CS में इंटरस्टेट सप्लाईज IGST का 5000 रुपये, और यहाँ पे 3312 करो मतलब 3312 उससे कम की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे सेव नहीं करने देंगे. आप जैसे इसको यहाँ पे क्लिक ऑन सेव करोगे तो यहाँ पे सेव नहीं करने देंगे आपको डेटा. वो बोलेंगे कि आपका यहाँ का जो वैल्यू है वो यहाँ के वैल्यू से कम है, यहाँ का वैल्यू वहाँ की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए. मतलब 5000 ए करेंगे तो चलेगा, लेकिन 4999 भी रहेंगे तो भी नहीं चलेगा यहाँ पे. अगर आपको इसका फिर अगर यहाँ पे चेंज करना है वो फिगर, अगर आपको कोई भी, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू डिलीट द वैल्यूज इन टेबल 3.2 ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. आपको यहाँ से ये मैन्युअली डिलीट करना रहेगा. फिर यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करना है IGST में तो आप कर सकते हो, फिर वो डेटा सेव हो जाएगा आपका. एंड ट्रिपल टिप, और यहाँ पे आप कुछ भी अगर रिपोर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो यहाँ से तो मैंडेटरी नहीं है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन टेबल 3.2 इज़ नॉट मैंडेटरी टू रिपोर्ट इन रजिस्टर 3B. इफ़ यू डिलीट द डिटेल्स ऑफ दिस टेबल सो देयर इज़ नो नॉन कंप्लायंस फॉर दिस. अगर हम यहाँ से कुछ भी मैन्युअली डिलीट कर रहे हो तो उसका कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एलिजिबल ITC. अब एलिजिबल ITC में क्या आता है, हमारा ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट. अब कोई भी हमारा ITC जो हमारे बुक्स में दिख रहा है 2B में कम आया तो चाहे फुल में आए या कम आए तो हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे. पार्ट में आएंगे तो अब सपोज इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आता है, पहला पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब कोई भी आपने इंपोर्ट किया है इंडिया के बाहर से तो यहाँ पे रिपोर्ट होता है IGST के अंदर. फिर आता है हमारा पॉइंट, ये सब ऑटो पॉपुलेट होंगे रजिस्टर 2B से. पहले 2A से होते थे, अब 2B से होते हैं. जुलाई 2020 से 2B एप्लीकेबल हो गया था, तो सब यहाँ से फिगर जो भी आएंगे सब 2B से आएंगे, ऑटो पॉपुलेट हो गया. फिर आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस. अब ये भी 2A से 2B से रिफ्लेक्ट होकर आएगा. तो इस केस में क्या होगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस RCM में एप्लीकेबल होता है हमारा, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो उसमें RCM एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा. एंड थर्ड आता है हमारा इनवर्स सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज. अब जो RCM यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो टैक्सेबल वैल्यू टैक्स, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे सेम. नहीं तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट में डिफरेंस रहेगा तो उसके लेजर में जाके क्रिएट हो जाएंगे वो इनवर्स सप्लाईज के. लायबल टू रिवर्स चार्ज के वो लेजर में जाके क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे डिफरेंस, कि इतने पॉइंट के डिफरेंस. आप कोई भी पॉइंट में डिफरेंस भी छोड़ रहे हो तो वहाँ के उसके लेजर में रिपोर्ट हो जाएगा वो. फिर इनवर्स सप्लाईज फ्रॉम ISD मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये मोस्टली कोई अपने केसेस में आता नहीं है, लेकिन अगर ये आया तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है इनवर्स सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. फिर आता है हमारा ऑल अदर ITC. अब ऑल अदर ITC में क्या आता है आपका B2B का सेल, B2B का परचेज, फिर क्रेडिट नोट, फिर डेबिट नोट ऑन परचेजेस. ये सब मिला के आपका यहाँ पे आता है, तीनों हेड को मिला के आपका यहाँ पे टोटल आएगा. और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट का इफेक्ट से कोई डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज़ में तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा डिफ आपका. फिर हमारा आता है ITC रिवर्स. एज पर रूल्स 38, 42 एंड 43 ऑफ CGST रूल्स एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. अब ऐसा कोई भी ITC रिवर्स इस रूल में है ये सेक्शन में तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे. अब यहाँ पे रिपोर्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने क्लेम नहीं किया उसको, आपको पहले उसको क्लेम करना है फिर उसको 17.5 में ब्लॉक में डालना है. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 17.5 में ब्लॉक में डाल दिया और उसका ITC भी नहीं लगा तो आपका डबल ITC रिवर्स हो जाएगा वो. अब ऐसा ITC जो आपका 180 डेज़ का है, सपोज अगर आपने किसी क्रेडिटर को अगर पेमेंट नहीं किया 180 डेज़ के अंदर तो उसको आपका ITC रिवर्स करना रहता है. अब वो रिवर्सल आपका यहाँ पे रिपोर्ट होता है अदर्स के अंदर. अब आप यहाँ पे जो भी डालोगे यहाँ पे
सॉरी, अदर्स के टेबल में आप जो भी डालोगे यहाँ पे फिगर, वो यहाँ पे इसके लेजर में चलेगा, रिक्लेम स्टेटमेंट के लेजर में चलेगा कि आप उसको वापस रिक्लेम कर सकते हो। मतलब ऐसा एटीसी जो यहाँ पे अदर्स में रिवर्स हुआ है उसका आप रिक्लेम कर सकते हो। अब रिक्लेम क्यों कर सकते हैं, या फिर गलती से रिवर्स हो गया, या 180 डेज का आपने बाद में पेमेंट कर दिया फ्यूचर में, तो आप उसका आईटी से अवेल कर सकते हो। अब इन दोनों हेड में जो भी फिगर जाएगा आपका, सॉरी, अब इन दोनों हेड में जो भी फिगर जाएगा वो आपका यहाँ पे इंक्लूडेड ऑलरेडी रहेगा वो, और वो इसमें से फिर यहाँ पे रिपोर्ट होकर माइनस हो जाएगा उतना फिगर। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे नेट आईटीसी, जैसे टेबल एट, सॉरी टेबल ए एंड बी, ए माइनस बी, तो ए वाला ये वाला हो गया हमारा टोटल, माइनस बी हो गया रिवर्सल का, तो नेट आईटीसी तब अवेलेबल होंगे हमारी। अब अदर्स आता है आईटीसी रिक्लेम विच वॉज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। अब ये वो आईटीसी जो हमने प्रीवियस पीरियड में हमने रिवर्स कर दी थी, जैसे हम लोग जैसे अभी इस मंथ में या अदर्स में रिवर्स कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट मंथ में रिक्लेम करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ऑल अदर आईटीसी में पे ऐड कर देंगे वो अमाउंट उतना, और यहाँ पे हम लोग उतना रिपोर्ट कर देंगे। ये सिर्फ रिपोर्ट पर्पज़ के लिए, इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है 3B के अंदर, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। जैसे अगर आप कोई भी आईटीसी अदर्स में रिवर्स डालोगे यहाँ पे, तो उसको रिक्लेम करने के लिए आपको अदर्स में डालना और यहाँ पे रिपोर्ट करना, तो यहाँ का जो लेजर का बैलेंस है उतना उससे माइनस हो जाएगा वो। अब सपोज करो आपने यहाँ पे 5,000 सी और एस में रिवर्सल डाला, तो वो आपके रिक्लेम वाले लेजर में चले जाएंगे कि आपको इतना रिक्लेम आप कर सकते हो 5,000 का। अब सपोज करो नेक्स्ट मंथ में आपने यहाँ पे 2,000 रिक्लेम कर लिया उसको, वो 5,000 में से 2,000 रिक्लेम कर लिया और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट कर दिया 2,000, तो आपके रिक्लेम जो लेजर में 5,000 बैलेंस दिख रहा था उसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा और 3,000 वहाँ पे रिक्लेम में बचेंगे कि आप इतना और रिक्लेम कर सकते हो 3,000 रुपये। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन एलिजिबल आई टी सी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एंड आई टी सी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। अब ऐसा आई टी सी जो हमारा, जैसे अब जीएसटी स्टेटस में मैंने आपको बताया था कि जैसे जीएसटी नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई में एरर हो तो वो आई टी सी इनएलिजिबल हो जाता है, तो वो आई टी सी आपका यहाँ पे रिपोर्ट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स की वजह से। अब वो आई टी सी किस केस में आ सकता है, होटल्स के केस में आ सकता है, फ्लाइट के केस में आ सकता है। फ्लाइट में बहुत रेयरली आता है, मोस्टली केसेस में आता है होटल का आई टी सी, क्योंकि होटल जहाँ पे बना हुआ वहीं पे आपको सर्विस देंगे, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही रहेगा, वो कहीं होटल शिफ्ट करके आपको सर्विस नहीं दे रहा है, वो जिस जगह पे होटल है वो वहीं पे आपको सर्विस दे रहा है, इसके प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही रहेंगे उसका। अब चाहे आप जीएसटी नंबर गुजरात का दे और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र का, तो वो महाराष्ट्र का लिखेगा, जीएसटी नंबर आपका लिखेंगे लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई वो महाराष्ट्र लिखेंगे क्योंकि उसका होटल महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश्ड है इसके लिए। अब इस टेबल में आप कुछ भी चेंजेस करते हो, मतलब आप इस फिगर में जैसे अभी 3856.9 है, अगर आप 3857 करोगे इसको राउंड फिगर, तो ये टेबल ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। मतलब कोई भी फिगर्स अगर आप आई टी सी केस में कोई भी पार्ट बढ़ा रहे हो पॉइंट से भी, तो वो यहाँ पे माइनस रेड हाईलाइट हो जाएगा पूरा टेबल। मतलब ये ऐसे इंडिकेट करेंगे कि आपने आई टी सी ज़्यादा क्लेम करो, जो आपका एक्चुअल 2B से फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर है उससे। अब ये हमारा जो हमने अभी पढ़ा था पहले, ये सब उसी के पार्ट है, मतलब आप एक बार रीड कर लेना इसको वीडियो पॉज करके, ये सब मैंने जो आपको अभी लास्ट में बताया ये सब वही है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से कि होटल का आईटीसी हो सकता है, रेस्टोरेंट का आईटीसी हो सकता है, इसमें इन प्लेस ऑफ सप्लाई विद जीएसटी, जैसे मैंने कहा कि आप जीएसटी कहीं और का डालो, प्लेस ऑफ सप्लाई का और का डालो, उसकी वजह से बच सकता है। ये चीज़ गलती से भी हो सकती है, ये केस तो हो गए होटल के आईटीसी के केस में तो आएंगे हमेशा, लेकिन ये कभी कभी होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डालने में मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से आईटीसी इनएलिजिबल हो जाती है रेसिपेंट के हैंड्स में। फिर आता है हमारा टेबल 5, वैल्यूज ऑफ एग्जाम सप्लाईज नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्स सप्लाईज। अब आपने कोई ऐसा सप्लाई परचेस किया है इनवर्स सप्लाईज आपका जो एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड या नॉन जीएसटी है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये कहीं से ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आता है क्योंकि एक्चुअल में ये नॉन जीएसटी है, नील रेटेड और एग्जाम्प्ट है इसके लिए। तो ये आपको अपने, अगर आपका कोई ऐसा परचेज है इनवर्स सप्लाईज का, तो आपको मैनुअली यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और ध्यान रखना कि आप ये इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड अलग अलग रिपोर्ट करें उसको। फिर आता है इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर पीरियड प्रीवियस टैक्स पीरियड। अब ये जो इंटरेस्ट आता है सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होकर आता है और लेट फीस भी ऑटो कैलकुलेट होकर आती है। अब सपोज कि आपका इस पीरियड का 3B लेट फाइल हुआ है और उसमें अगर कोई टैक्स पेमेंट आ रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट मंथ में ऑटो पॉपुलेट होकर 3B के अंदर आ जाएगा, तो आप उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जो सिस्टम कंप्यूटेड आएगा वो यहाँ पे आएगा और जो आपको अलग से पे करना है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर दो चेंज करके, तो आपका हो जाएगा वो।
और लेट फीस के केस में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप पहले मैन्युअली चेंजेस कर सकते थे, लेकिन अब ये ऑटो फिल हो गया है, मतलब आप उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ये लॉक रहेगा हमेशा। लेट फीस का टेबल हमेशा लॉक रहेगा, आप सिर्फ इंटरेस्ट केस में चेंजेस कर सकते हो। अगर अपने इंटरेस्ट आपको भरना है, एक्स्ट्रा भरना है, कुछ ज़्यादा भरना है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं भरना तो आप यहाँ से हटा दीजिए कि आपने पहले भर चुके हो, तो आपको नहीं भरना है वो। फिर आता है हमारा 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स। अब हमारा यहाँ पे जो भी टेबल था, हमने जो टेबल नंबर 3.1 यहाँ पे जो हमने डिटेल्स फिल की टैक्स सब सेल्स के, ये पूरा टेबल सेल्स का है। तो हमने यहाँ पे जो टैक्स की लाइबिलिटी डिक्लेयर की, और फिर जो हमने उसके अगेंस्ट में जो आईटी से हमें एलिजिबल लेनी है, एलिजिबल आईटी से, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन होकर हमारे टेबल नंबर 6.1 में आएगा, जो नेट पेमेंट ऑफ टैक्स रहेगा, सेल्स माइनस परचेज का। अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल होगा ये अदर देन रिवर्स चार्ज का, पहले जो सेक्शन है अदर देन रिवर्स चार्ज का है पूरा। इसमें आपका आईजीएसटी का टैक्स, सीजीएसटी का टैक्स और एसजीएसटी का टैक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आईजीएसटी का टैक्स, सीजीएसटी का टैक्स, एसजीएसटी का टैक्स, तो ये ऑटो राउंड ऑफ होके आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे 33128086 33128086 और सेस में कुछ रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। अब ऐसी नेगेटिव लाइबिलिटी जो प्रीवियस पीरियड में आपने रिपोर्ट की थी, उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो टैक्स के अगेंस्ट में, क्योंकि वो उस टाइम पे नेगेटिव थी इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाई। तो इस महीने में टैक्स के अगेंस्ट में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका कुछ नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। वैसा भी अगर आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आपको दिखेगा कि परमिटेड अमाउंट और आपने जो क्लेम किया वो अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, वो दोनों दिखेंगे आपको यहाँ पे। फिर आता है हमारा नेट टैक्स पेबल। मतलब 3312 में अगर आपने कोई प्रीवियस नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्ट की तो यहाँ पे नेट फिगर हो जाएगा। मतलब 3312 में से अगर आपने 312 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3000 दिखेगा। सेम ऐसे सी और एस के हेड में हो जाएगा। फिर रिवर्स चार्ज के सेक्शन में आएगा कि यहाँ पे जो आपने रिपोर्ट किया है रिवर्स चार्ज का टैक्स आई सी और एस में, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे वहाँ से आई सी और एस में, और सेस में कुछ होगा तो वो सेम इसमें कि नेगेटिव लाइबिलिटी का भी आ जाएगा और नेट टैक्स पेबल आ जाएगा हमारा। फिर आता है टैक्स पेड थ्रू आईटीसी। अब यहाँ पे जो आपको आईटीसी से पे करना है टैक्स, वो हम सीखेंगे कि आईजीएसटी का पहले जो आएगा आईजीएसटी का टैक्स। अब ये आईजीएसटी का टैक्स का अमाउंट है और ये आईजीएसटी की क्रेडिट है। तो हमारा आईजीएसटी में बैलेंस नहीं था तो उसने क्या किया कि आईजीएसटी को एसजीएसटी में से बांट लिया पहले। मतलब ये पेड थ्रू आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो एसजीएसटी में से बांट लिया और सी का सी में से यूटिलाइज हो गया, क्योंकि सी में क्रेडिट बढ़ी थी तो सी में से यूटिलाइज हो गया, और एस का एस में से बचा हुआ बैलेंस यूज़ हो गया। और जो हमारा टैक्स पेड आया कैश में वो आया 4229। अब इस केस में क्या हुआ कि सी और एस आपस में यूटिलाइज नहीं हो सकते, इंटरनल यूटिलाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड जीएसटी पोर्टल पे। आप चाहे तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो इन दोनों में इक्वली बांट सकते हो, अगर इन दोनों में भी क्रेडिट है सी और एस में तो। अदरवाइज हम नहीं बांट सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा सी जीएसटी में इतना बैलेंस था तो इतना उसने यूटिलाइज कर लिया और बचा हुआ पेमेंट हमको टैक्स पेडिंग कैश दे दिया। और आईजीएसटी का तो आईजीएसटी से यूटिलाइज हो गया पूरा, एसजीएसटी से, सॉरी, एसजीएसटी में हमारा बैलेंस पड़ा था तो आईजीएसटी का टैक्स हमारा एसजीएसटी से यूटिलाइज हो गया। और सीजीएसटी का ये परचेज के अगेंस्ट में सेट हो गया, क्योंकि सीजीएसटी में हमारा कोई क्रेडिट नहीं था। जैसे 3857 है ना, ये 3857 है क्योंकि आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, सॉरी, सीजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में सीजीएसटी का परचेस हमने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया। तो हमारे इतना बचा यहाँ पे टैक्स पेडिंग कैश आएगा 4229 का। और जो एसजीएसटी का बैलेंस है तो हमारा पूरा यूटिलाइज होगा। मतलब एसजीएसटी में हुआ, आईजीएसटी का टैक्स यूटिलाइज हो गया और एसजीएसटी का खुद का टैक्स यूटिलाइज हो गया। एसजीएसटी में हमारा कोई पेमेंट नहीं है और आईजीएसटी में कोई पेमेंट नहीं है, हमारा जो पेमेंट है सिर्फ सीजीएसटी में। और आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट और लेट फीस है जो आपने पिछले टेबल में रिपोर्ट किया टेबल नंबर 5 में, तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा वो। और फिर जो भी होगा ये टैक्स पेडिंग कैश वाला हो गया और ये रिवर्स चार्जिंग कैश वाला हो गया। ऐसे करके आपका क्रेडिट चालान करके आप चालान क्रिएट कर दीजिए और उसका पेमेंट करके आप 3B फाइल कर दीजिए। और जब मैंने आपको यूटिलाइजेशन का बताया ये उसका प्रोसेस है। तो ऐसे करके ये हमारा 3B का पूरा प्रोसेस था। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसका आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सअप कर दूँगा ये।